क्या आपका भी रिसेंटली प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और अब आप ये सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी की एग्जैक्ट मुद्दत किस तरह कैलकुलेट की जाती है? LMP किसको कहते हैं, EDD किसको कहते हैं, डेटिंग स्कैन क्या है और क्या लास्ट के स्कैन्स और शुरू के स्कैन्स में जो ग्रोथ में फ़र्क आता है उसकी वजह क्या है, और वो कौन सा तरीका है जिससे एक्यूरेटली आप अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम कन्फ्यूजन्स का शिकार हैं और इन तमाम सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, इसमें हम वो तमाम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसको लेकर आप इजीली घर बैठे अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि EDD निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी है और जैसा कि अभी हमने जिक्र किया है कि आज की बेसिकली ये वीडियो प्रेगनेंसी की मुद्दत कैलकुलेट करने पर है। अच्छा, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले हमें कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में पता होना ज़रूरी है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मोस्टली आपसे पूछते हैं, डॉक्टर या उनकी जो भी वहाँ पर स्टाफ हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपकी LMP क्या है। अब ये LMP क्या होती है? LMP हम कहते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को। अब ये वो डेट है जब लास्ट टाइम आपको मेंसेस आए थे। अब इसमें बहुत सारे पेशेंट्स एक कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं और वो इवन हिस्ट्री देते हुए एक थोड़ी सी मिस्टेक कर जाते हैं। LMP वो लास्ट दिन है जब आपको लास्ट टाइम मेंसेस की स्पॉटिंग स्टार्ट हुई थी, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी। फॉर एग्जांपल आपको 1 मई को लास्ट टाइम मेंसेस आए थे तो आपकी LMP 1 मई है। अब पेशेंट्स इसको किस तरह से कंफ्यूज करते हैं कि वो ये समझते हैं कि जब हमें लास्ट टाइम मेंसेस आए थे तब तो आए थे हमें मेंसेस, तो प्रेगनेंसी को हम नेक्स्ट मंथ से कैलकुलेट करना शुरू होंगे। तो वो मई की बजाय 1 जून की डेट हमें बता देते हैं। हम उनसे पूछते हैं LMP और वो हमें बता देते हैं कि जी 1 जून। अगर आपकी डॉक्टर कंसर्न्ड है और वो थोड़ी सी प्रॉपरली आपकी हिस्ट्री लेती है तो वो आपसे पूछ लेंगी कि आप उनको लास्ट टाइम मेंसेस आने की डेट बता रहे हैं या मेंसेस मिस होने की डेट बता रहे हैं। तो ये बात आप नोट कर लें और याद कर लें कि आपने हमेशा लास्ट टाइम मेंसेस आने की डेट बतानी है, मिस होने की डेट नहीं बतानी, क्योंकि जो लास्ट टाइम मेंसेस आपको आते हैं जिस डेट पे, हम उस डेट से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब इसमें आप एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि मुझे तो मेंसेस आए थे फॉर एग्जांपल 1 मई को, तो मेरी किस तरह से हो सकती है प्रेगनेंसी तो तब होगी ना जब एक दफ़ा साइकिल मिस होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस साइकिल में आपकी प्रेगनेंसी होती है उसमें जो अंडा आपका बनता है, जो आपका ओवम बनता है, वो उसकी नरिशमेंट 1st डे ऑफ मेंसेस से स्टार्ट हो जाती है। वो एक हेल्दी अंडा होता है, उसकी नरिशमेंट होती है। और जब हम बच्चे की एज कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर उस एग की एज भी हम ऐड करते हैं। मतलब उस एग की 14वें दिन पे मोस्टली आपका अंडा रिलीज होता है और उसके बाद वो स्पर्म से मिलता है और देन आपका एम्ब्रियो बनता है। तो स्पर्म से मिलने तक, एम्ब्रियो बनने तक, उस जो अंडे की नरिशमेंट होती है उसे हम बच्चे की एज के अंदर डालते हैं, इसलिए हम हमेशा 1st डे ऑफ मेंसेस से इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये तो थी LMP। अब EDD किसको कहते हैं? EDD हम कहते हैं एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी को, यानी कि अंदाजन आपकी डिलीवरी की जो डेट है वो क्या होगी। अब इसे कैलकुलेट करने का मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा और आसान सा फॉर्मूला बता देती हूँ। आप आराम से घर बैठे कभी भी अपनी EDD कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने, जैसे हमने अभी मिसाल ली कि आप फॉर एग्जांपल आपके पीरियड्स लास्ट टाइम आते हैं 1 मई को। अब मई से 3 महीने पीछे चले जाएं। मई से पीछे अगर आप 3 महीने जाते हैं तो हमारे पास अप्रैल, मार्च एंड देन फरवरी। 1 फरवरी 3 महीने एग्जैक्टली आप पीछे चले गए, फरवरी आ जाती है हमारे पास। अब जब 3 महीने पीछे चले जाते हैं, यकम फरवरी आती है, उसमें आपने 7 डेज एग्जैक्टली ऐड कर देने। अब यकम फरवरी में अगर आप 7 डेज ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है? 8 फरवरी। 8 फरवरी आपकी EDD है, लेकिन अगले साल की। जैसे अभी 2025 की यकम मई को आपको लास्ट टाइम मेंसेस आए थे, तो 2026 की 8 फरवरी आपकी EDD बनती है। मैंने बहुत आसान करके आपको बता दिया, 3 महीने पीछे जाएं और उसमें 7 डेज ऐड कर लें और नेक्स्ट ईयर। तो ये है आपकी EDD कैलकुलेट करने का तरीका। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको और मेंशन कर दूं, EDD है एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि ये एक अंदाज़ा है, ये एक एस्टिमेशन है। अब आपकी जो एग्जैक्ट डेट ऑफ डिलीवरी है वो आपके केस टू केस वेरी करेगी। आपकी 1st डिलीवरी है, आपकी 2nd डिलीवरी है, पहले कितने बच्चे हैं, उनका मोड ऑफ डिलीवरी क्या रह चुका है, पहले आपके सजेरियन हुए हैं,
कि आपकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं और इस दफ़ा डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया। जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी है वो इसके अकॉर्डिंग होती है, आपके केस के अकॉर्डिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका तीसरा या चौथा सिजेरियन है तो उसको हम 40 वीक्स तक नहीं लेके जा सकते। ये जो हमारी डेट ऑफ डिलीवरी मैंने आपको बताई है इसमें 40 वीक्स आपके बनते हैं, 40 वीक्स तक वो रिस्की हो जाता है, उसको हमने थोड़ा सा पीछे लेके आना है। लेकिन अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है, आपने जस्ट दर्दें लगवानी है या दर्दों का वेट करना है तो उसके लिए ये ईडीटी हमारी होती है। तो ये चीज़ जो है ये एक आपने इसको जहन में रखना है कि ये वाकई ही एक एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी है, जिसको जहन में रख के आप अपनी प्रेपरेशंस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन आप इसको एक्यूरेट नहीं बिल्कुल इसके साथ चल सकते। इसमें एक चीज़ ये होती है कि जो नॉर्मल डिलीवरी वाले पेशेंट्स हैं उन पे ये डेट काफ़ी हद तक अप्लाई होती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में हम अगर कोई आपके रिस्क फैक्टर्स नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्मूथ अच्छी नॉर्मल लो रिस्क प्रेगनेंसी है, तो उसमें हम मोस्टली 40 वीक्स तक जाते हैं। लेकिन सिजेरियन जिनके पेशेंट्स के होते हैं पहला, दूसरा या तीसरा, उनके केसेस में ये डेट चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है डेटिंग स्कैन और ग्रोथ स्कैन। ये क्या होते हैं और इनमें क्या फ़र्क है? अच्छा, डेटिंग स्कैन आपका होता है कि जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, मैंने वो तो आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उस दिन से हम आपकी डेट कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने 1 मई की एग्जांपल ली है। अब अगर 1 मई को आपको लास्ट टाइम मेंसेस आए थे और आप मिसाल के तौर पे 15 जून को डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि आपके 6 वीक्स हो गए, तो अब अगर आप इस सब वीडियो को देखने के बाद सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि वाकई आपके 6 वीक्स हुए हैं। वरना अगर आप 1 जून से गिनेंगे तो आपके हिसाब से वो 2 वीक्स हैं, लेकिन वो वाकई ही आपके 6 वीक्स हैं, क्योंकि आपकी LMP हमने ली है 1 मई से। तो जो अराउंड 7 to 9 वीक्स आपका एक स्कैन होता है उसे हम कहते हैं वायबिलिटी स्कैन। मतलब उसमें हम बच्चे की हार्ट बीट देखते हैं कि बच्चा ठीक है, यूट्रस के अंदर है, उसकी हार्ट बीट ठीक है, और वही आपका डेटिंग स्कैन होता है। डेटिंग स्कैन का मतलब ये है कि उसको हम एक्यूरेटली लास्ट तक फॉलो कर सकते हैं पेशेंट की प्रेगनेंसी की डेट्स निकालने के लिए। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें हम पेशेंट की डेट्स पे रिलाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके साइकिल्स इरेगुलर हैं, आपको प्रॉपर डेट के ऊपर आपके मेंसेस नहीं आते, स्किप होके आते हैं या कभी प्रोलॉन्ग होके आते हैं, या फिर अगर आप नर्सिंग मदर हैं, आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, या किसी माना हमल तरीके के इस्तेमाल के दौरान आपको हमल हो जाता है, जैसे आप पिल्स वगैरह यूज़ कर रही हैं लेकिन फिर भी आपको हमल हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम डेट्स को एक्यूरेट नहीं मानते, उसमें फिर हम डेटिंग स्कैन को एक्यूरेट लेते हैं। लेकिन अगर आप में इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, आपकी बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ठीक डेट्स याद हैं, तो आपकी डेट्स ठीक होती हैं। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन जिसकी तरफ हम आते हैं कि अक्सर पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो डेटिंग स्कैन है या जो हमारी LMP है उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल हमारी इस वक्त जो बच्चे की एज है, गेस्टेशनल एज, वो 34 वीक्स बन रही है, मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। लेकिन जो लास्ट में डॉक्टर स्कैन करते हैं उस पर 33 वीक्स आ रही है या 35 वीक्स आ रही है, तो हमारे डेट्स कौन सी हैं? तो इसमें डेट्स आपकी वही हैं जो आपकी शुरू के स्कैन से हैं या आपकी LMP से। जो लास्ट का स्कैन है आपका, उनको हम बेसिकली कहते हैं ग्रोथ स्कैन्स। वो आपके बच्चे की ग्रोथ देखने के लिए है कि वो ग्रोथ शुरू के स्कैन के हिसाब से ठीक हो रही है कि नहीं हो रही, बच्चे का पानी ठीक है, आवल ठीक है, सांस और खुराक की नालियाँ ठीक है। ये जो लास्ट के हमारे ग्रोथ स्कैन्स होते हैं इसमें +- 2 वीक्स का एरर हम उसको नॉर्मल लेते हैं, यानी कि 2 हफ्ते आगे या पीछे हो सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का एरर हो तो उसमें किसी न किसी मसले का अंदेशा होता है, वो फिर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बता देंगी कि किस तरह से उसको लेके चलना है। तो आज की ये सारी वीडियो बेसिकली हमने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई थी कि आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप इवन अगर नॉन मेडिकल पर्सन भी हैं तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि आप जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो टर्म्स बोलते हैं उनका क्या मतलब है, उसको आपने किस तरह से लेना है और किस तरह से आपने रिस्पॉन्ड करना है एक अच्छे पढ़े लिखे शहरी की तरह। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल साबित होगी। इसे आगे लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।